नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज हम लोग एक नए करंट अफेयर सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और आज है आपका जो है डेट 28 नवंबर। बस 2 दिन 3 दिन बचे हैं आपके नवंबर माह में और समय अब ज्यादा शेष बचा है नहीं। ऐसे में आपकी तैयारी आपके लिए क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या था जो हमने कल आपसे पूछा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सभी लोगों ने इसका सही उत्तर बताया था, ठीक है। और हालांकि इसमें ऑप्शन कल हो गया था गलत, तो ये 1919 होना चाहिए था, ठीक है। ये कर दीजिएगा, 1992 नहीं था, ये कल जो है मिस्टेक से 1992 लिख गया था, ठीक है। तो 1919 कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब किसी महानुभाव ने ये नहीं कहा कि सर गलत दिखा है, सब कलाकार टाइप के लोग हैं, चलेंगे छोड़ के चलेगा आगे। चलिए, लेबर कोड्स की अधिसूचना, नोटिफिकेशन ऑफ लेबर कोड्स अभी चर्चाओं में रहा है और इस पर सरकार ने 4 लेबर कोड्स को जो है अभी हाल ही में सरकार ने मान्यता दे दी है अपने आप पे। इसको जो है यानी कोड ऑन, ये देखिए 4 के 4 कोड जो भी हैं इनको एक बार पढ़ लीजिए। पहला, ठीक है, अरे भाई साहब, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 के 4 कोड को लागू कर दिया गया। इन 4 कोड को लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत के श्रम कानून यानी कि जो लेबर लॉज होते हैं उनमें फ्रीडम के बाद की स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्रता के बाद की सबसे बड़ी संगठनात्मक बदलाव, ठीक है, यानी कि एक स्ट्रक्चरल चेंजेस की शुरुआत हो गई और जो 29 पुराने तथा बिखरे हुए श्रम कानून यानी कि लेबर लॉज को एकीकृत यानी कि एक में कर सुव्यवस्थित यानी कि इसको सिस्टमैटिक तरीके से कर दिया गया है। यानी कि इन सभी को, सभी लेबर लॉ को एक करके इनको सिस्टमैटिक तरीके से इनको अब इंप्लीमेंट कर दिया गया है, राइट। दूसरा, मेजर प्रोविजंस क्या होंगे इसमें, जैसे कि यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, यानी कि इसमें क्या होगा, पहली बार दरअसल गिग वर्कर्स, क्या पहली बार गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर और एग्रीगेटर्स को कानूनी परिभाषा मिल गई है। यानी कि इन जो भी ये इन प्रकार के जो वर्कर्स होते हैं इनको एक जो है एज ए लॉ, एज ए कानूनी डेफिनेशन को मिली है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ सकती है कि सर ये जो गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और ये एग्रीगेटर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? इन तीनों में लगभग समानता होती है, बहुत थोड़ा बहुत अंतर दिखाई होता है। गिग वर्कर्स वो होते हैं जिनको कोई परमानेंट जॉब नहीं मिलती है, कुछ टाइम के लिए जॉब करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, गिग वर्कर्स के रूप में रखते हैं। लाइक फ्रीलांसर टाइप के, जस्ट लाइक कैब उबर ड्राइवर हो गए अपने आप में, या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपने कोई काम किया कुछ टाइम के लिए और आपने इसको छोड़ दिया। परमानेंट जॉब जो है गिग वर्कर्स की नहीं होती है, तो ऐसे वर्कर्स दरअसल गिग वर्कर्स के रूप में आते हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन होते हैं? प्लेटफॉर्म वर्कर वो होते हैं जो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, किसी भी ऑनलाइन सेगमेंट पे काम करते हैं। इनमें जैसे लाइक कोई एक कंप्यूटर सहायक टाइप का कोई व्यक्ति हो गया अपने आप में, जूनियर असिस्टेंट टाइप का, या जो आपके स्विगी और जोमेटो को जो अलग अलग जो आपके डिलीवरी बॉय होते हैं वो हो गए, तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करते हैं। फ्लिपकार्ट या अमेजॉन या कोई अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनी पर काम करने वाले सम वर्कर्स हो गए, तो ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहलाएंगे। एग्रीगेटर्स क्या होते हैं? एग्रीगेटर्स वो होते हैं जस्ट लाइक कि कई सारे चीजों को मिला करके एक काम करना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जोमेटो है अपने आप में। अब जोमेटो जो है, क्या जोमेटो खुद खाना कंपनी खुद खाना अपने घर में लेके आती? नहीं, जोमेटो का क्या है, टाई अप है किसके साथ में? अलग अलग होटलों और रेस्टोरेंट के साथ में। तो इनके साथ में जोमेटो क्या करती है, मिल करके आपको खाना प्रोवाइड कराती है। या कोई अलग कंपनी हो गई, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोई लाइक ब्लिंकिट हो गया, तो क्या ब्लिंकिट कंपनी क्या आपको अपनी ब्लिंकिट कंपनी का साबुन, तेल या कोई अन्य सामान देती? नहीं, ब्लिंकिट के यहां पर अलग अलग कंपनियों का क्या प्रोडक्ट है, यानी कि अलग अलग चीजों के साथ टाई अप करके आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, यानी कि एग्रीगेट करती है। एकीकृत रूप में कई सारी चीजों को एक साथ मिला करके कोई चीज आपको सर्विस प्रोवाइड कराना ही एकीकृत एग्रीगेटर्स के रूप में सामने आता है। तो ये इनमें छोटा छोटा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। आप इसको एक बार इनमें डिफरेंस एक बार कर लीजिएगा, मे भी आपके एग्जाम में कहीं पूछ ले। आपके इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजीज हैं, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। तो इन प्रकार के जो वर्कर्स होते हैं इनको एक तरीके से अभी एज ए कानूनी जो है इनको एक डिफिनेशन दी गई। अभी तक इनके पास कोई ऐसी इनकी कोई खास डिफिनेशन थी नहीं इनके लिए, राइट।
तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जेंडर न्यूट्रल एवं सुरक्षित कार्य परिवेश यानी कि जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी, समान वेतन, जेंडर पे अपने आप में जो उसमें जो पार्सलिटी आज होती वो नहीं होगी, तो समान वेतन और भेदभाव रहित माहौल का लक्ष्य बनाना, महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति सुरक्षा प्रावधानों के साथ में कि भैया नाइट ड्यूटी तो आप कीजिएगा लेकिन सिक्योरिटी के साथ नहीं कीजिएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए 40 वर्ष से सभी श्रमिकों के लिए फ्री वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण, वेतन और न्यूनतम मजदूरी की अगर बात करते हैं तो पहली बार एक राष्ट्रीय न्यूनतम फ्लोर वेज, नेशनल फ्लोर वेज की अवधारणा को मजबूत आधार मिला, समय पर वेतन भुगतान की वैधानिक गारंटी भी मिली अपने आप में। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों की अनिश्चितता कम करने के लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, अस्थायी कर्मचारियों के बराबर सभी लाभ, लाइक आपके लीव, आपका मेडिकल, आपका सोशल सिक्योरिटी, ये सब आपको दी जाएगी जो आपके कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर्स आदि होते हैं, क्योंकि उनमें कई बार क्या होता है कि ये दिक्कत होती है कब इनको निकाल के बाहर कर दिया जाए, इनकी छुट्टियां, इनके अलग अलग जो अनाउंसमेंट होते हैं वो सब अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरीके से दी जाएंगे। इस पर भी जो है चीजें इसमें इंट्रोड्यूस की गई हैं, राइट। चलिए श्रम प्रशासन का सरलीकरण यानी कि सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस, सिंगल रिटर्न ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुरूप होगा अपने आप में, ठीक है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर मॉडल यानी कि दंड के स्थान पर सहयोग आधारित कंपनसेशन, ठीक है, सॉरी कंप्लेंस अपने आप में। विवाद समाधान हेतु 2 सदस्यीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल का भी गठन किया जाएगा। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी सुधार के अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्तर का नेशनल ओएसएस बोर्ड सुरक्षा मानकों को एकता लाने के लिए गठित किया जाएगा अपने आप में। तो सारे बिंदु पर आप देखेंगे तो श्रमिकों के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। क्या इसका उद्देश्य, क्या इसका मोटो रहेगा? सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करना, इसका विस्तार करना पहला उद्देश्य इसका हो जाएगा। सुरक्षित यानी कि सेफ और हेल्दी जो अपने आप पे जो वर्क कल्चर होता है और वर्क प्लेस होता है उसको मजबूत करना, यानी कि सेफ्टी के रूप में वर्क कल्चर और वर्क प्लेस को बनाना। टाइमली सैलरी को देना और एक तरीके से रोजगार को औपचारिक बनाना और श्रम बाजार को यानी कि लेबर मार्केट को ग्लोबल स्टैंडर्ड से जोड़ना, यानी कि जो भी आप मार्केट प्रोवाइड करेंगे वो ग्लोबली होगी अपने आप कि अपने किसी प्रोडक्ट को आप जो है ग्लोबली आप उसको सेल कर सकें। चलिए पॉजिटिव इंपैक्ट के अंतर्गत क्या देखेंगे आप कि उद्योग के लिए लचीलापन और कई सारे पॉइंट्स पर यहां पर बातें रखी गई हैं, ठीक है। गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा, आधुनिक अर्थव्यवस्था के अनुरूप महत्वपूर्ण कदम रखा गया है। तो कई सारे पॉइंट यहां पर देख पा रहे होंगे कि पॉजिटिव इंपैक्ट में कई सारी चीजें आपको यहां पर अब मिल जाएंगी इन श्रमिकों को, ठीक है। चलिए बाकी आप छोड़ सकते हैं। चलिए अब बताइए कि इसमें से क्या आपके लिए हो जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि प्रश्न क्या हो जाएगा इसका। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के किस श्रेणी को पहली बार कानूनी परिभाषा दी गई है? तो फ्रीलांसर को, गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को, सरकारी कर्मचारी को या प्रवासी श्रमिकों को? अभी जस्ट तो हमने आपको बताया था कि क्या होगा इसका एग्जैक्टली उत्तर। बताइए एक बार दोबारा पढ़िए फिर बताइए कि इसका एग्जैक्टली उत्तर क्या हो जाएगा आपके साथ। लिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को अब क्या हो जाएगा, पहली बार कानूनी परिभाषा इनको दी गई है, बस। यानी कि बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर कोई इश्यू हो तो इंग्लिश में एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एएमआर से निपटने के लिए दूसरी राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान और ऑन एएमआर, ये एक बड़ी जो है चीज रही है अपने आप में। अभी क्या हो रहा है कि भारत ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के लिए अपनी दूसरी राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन एएमआर एनएपी 2.0 जारी कर दिया है। ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ऐसे में क्या हो रहा है, जो एंटीबायोटिक्स हैं आपकी, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चा जी लोग, है ना। क्या आप क्या काम करते हैं कि अगर आपके थोड़ा सा हेडेक हुआ, थोड़ा सा भी अगर आपके सिर में दर्द हो गया, ठीक है, तो आप क्या काम करते हैं, तुरंत आप एक दवा लेते हैं जिसको कहते हैं हम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये एंटीबायोटिक्स कई बार क्या होता है, आप बिना डॉक्टर की सलाह के, ठीक है, आप किसी से सलाह नहीं लेते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के जो है आप इसको ले लेते हैं। कई बार बहुत हाई लेवल की एंटीबायोटिक आप लेते हैं और थोड़ा सा पेन हुआ, आपने क्या किया, एंटीबायोटिक ले लिया। खासकर फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो उसमें पेन बहुत ज्यादा कई सारी महिलाओं को होता है, कई सारे बच्चियों को होता है, लड़कियों को होता है। उसमें कई बार देखा गया कि अत्यधिक पेन के कारण कई सारी फीमेल्स क्या करती है, एंटीबायोटिक्स या कई सारी पेन किलर ले लेती हैं।
नहीं लेना चाहिए। हालांकि मोस्टली गर्ल्स इस बात को जानती हैं, नहीं लेती हैं, लेकिन फिर भी ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा क्या होता है, नुकसानदेह होता है। या सामान्य तौर पर अगर मैं बात करूं तो किसी के सर में दर्द या पैर में दर्द या कोई भी ऐसी चीज होती है या कोल्ड आदि होता है, कोल्ड में भी लोग सामान्य तौर पर क्या करते हैं, डोलो और पीसीएम के साथ में क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक चला देते हैं। ठीक है, हल्का कोल्ड नहीं हुआ कि विथ एंटीबायोटिक नहीं लेना है आपको एंटीबायोटिक, बिकॉज ऑफ जितना ज्यादा आप एंटीबायोटिक्स लेंगे तो वो एंटीबायोटिक उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारी क्या है, एंटीबायोटिक है। ठीक है, ये क्या एंटीबायोटिक है, ये आपकी ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी में माना कि बी नाम का कोई आपके रोग हो रहा है, बार बार पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप बार बार क्या कर रहे हैं, इस डिजीज के रोग के लिए आप क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं। ये बी नाम की जो डिजीज है उसका माना बैक्टीरिया क्या नाम है, सी है। अब इस बी नाम की बीमारी को रोकने के लिए सी नाम के बैक्टीरिया को किल करना पड़ेगा, उसके लिए आप एंटीबायोटिक लेते हैं। लेकिन जब बार बार आप इस डिजीज को खत्म करने के लिए ए नाम के एंटीबायोटिक को लेते हैं तो ये सी नाम का जो आपका ये बैक्टीरिया है ये इस एंटीबायोटिक के प्रति क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। दैट मीन्स कि एक समय के बाद ऐसा आएगा कि इस आपकी ए नाम की एंटीबायोटिक का इस बी नाम की बीमारी यानी कि इस बी नाम की बीमारी के जो बैक्टीरिया जो होता है सी नाम का, इस सी नाम के बैक्टीरिया पर इस ए नाम का एंटीबायोटिक का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ इसने इस सी नाम के बैक्टीरिया ने इसके प्रति क्या हो गई, ये रेजिस्टेंस हो गई है। और ये अपने आप में क्या बहुत खतरनाक स्थिति होती है बॉस। ठीक है, इसलिए एंटीबायोटिक्स को लेना नहीं चाहिए। इनफैक्ट कई सारी मेडिसिन ऐसी होती है लाइक डोलो आदि भी क्या है, अपने आप में हार्मफुल होती हैं। कई सारे मेडिसिन टेट्रासाइक्लिन से लेकर के जो अलग अलग मेडिसिन आती हैं आपकी, हानिकारक होती है अपने आप पे। ठीक है, एजेंथ्रामाइसिन आती है, उसको भी खूब नहीं लेना है, कभी कभार लीजिए और बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना है आपको, राइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसी के लिए सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है। ठीक है, यह कदम इस बात की स्वीकृति है कि पहली योजना यानी कि 2017-21 की लागू करने की प्रक्रिया अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ सकी। पहले भी प्लान इस पर बनाया गया था लेकिन वो नहीं हो पाया। उसके बाद WHO की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्या हो रहा है, इस रिपोर्ट को थोड़ा सुनिएगा कि भारत में हर 3 में से 1 बैक्टीरिया संक्रमण सामान्य एंटीबायोटिक पर असर नहीं करता है। वैश्विक स्तर पर यह अनुपात हर 6 में से 1 है। अब आप सोचिए कि हम इतने ज्यादा एंटीबायोटिक ले रहे हैं कि हम पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। दुर्भाग्य हमारे इस देश का यह है कि बड़ी बड़ी फार्मा जो कंपनीज होती हैं वो आपको जो है लुभाने के लिए, बीमारी को खत्म करने के लिए अपनी एंटीबायोटिक्स जो है डॉक्टर्स को लिखती हैं और फिर डॉक्टर उसको क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। डॉक्टर लोग इतने कलाकार हैं कि वो आपको वेज खाने के लिए कभी नहीं बोलेंगे, आपको 50-50 एंटीबायोटिक लिख देंगे, ऊपर से लिख देंगे नॉन वेज खाने के लिए। बस सोने पे सुहागा हो गया। एक तो आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं खतरनाक स्तर का जो कि आपके बॉडी के प्रति, आपके उस डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस हो जाएगा, और दूसरा लिख देते हैं नॉन वेज खाने के लिए, और नान बस सोने पे हो गया सुहागा। नॉन वेज पता नहीं क्यों लिखते हैं डॉक्टर, मेरी समझ से परे होता है। ठीक है, क्या ये लोग एमबीबीएस करते हैं, क्या करते हैं, भगवान मालिक हैं। मतलब कि जो चीजें आपके बेस में अवेलेबल होती हैं आप नॉन वेज क्यों लिखते हैं, जबकि हमारी ह्यूमन बॉडी नॉन वेज के लिए बिल्कुल नहीं बनी है। हमारे इंटेस्टाइन, हमारे गॉल ब्लैडर, हमारे किडनी, हमारा इंटेस्टाइन, ठीक है, हमारा लिवर और हमारे टीथ, मतलब आप अगर यहां से अपने माउथ से वक्कल कैविटी से अगर स्टार्ट करेंगे और आप जो है एस्केटरी सिस्टम तक चले जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के, डायफ्राम से लेकर के, आप देखिएगा हमारी ह्यूमन बॉडी हमारी किसी भी चीज के लिए, नॉनवेज के लिए है ही नहीं हमारे लिए। डॉक्टर पता नहीं क्या पढ़ते हैं और क्या लिखते हैं और क्यों लिख देते हैं, समझ से परे है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आपको ह्यूमन बॉडी को अगर सुरक्षित रखना है, जंक फूड, नॉनवेज और एंटीबायोटिक, ये 3 चीजें से आप हमेशा दूर रहिएगा बॉस। ये बहुत बहुत ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूं। आप कह रहे हैं बॉस आप कैसे कह रहे हैं, भाई मेडिकल डिपार्टमेंट का हूं मैं भी, ठीक है, तो थोड़ा बहुत है नॉलेज मुझे भी। ये बातें ध्यान रखिएगा, ओके। आयुर्वेदिक मेडिसिन लीजिए, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। एक अभी हमारे मित्र हैं, उनकी मदर जो है एडमिट है हॉस्पिटल में, एक बड़ा हॉस्पिटल है लखनऊ का ही, मैं नाम नहीं लूंगा। उन डॉक्टर ने उनसे क्या बोला कि अगर आप इनको मेडिसिन आयुर्वेदिक दोगे तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। मैंने डिजीज का नाम पूछा, बाकी चीजें ली, मैंने सर पे हाथ रख लिया, मैंने कहा ये लोग देश का क्या करेंगे, बंटाधार कर देंगे। बहुत ज्यादा इनसे डॉक्टरों के इलाज के चक्कर में मत पड़िएगा, अपना खाइए पीजिए, मस्त रहिए और घर पे इलाज कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेंगे आप। और एंटीबायोटिक से दूर रहिए, नॉनवेज बिल्कुल मत खाइएगा, ठीक है, बहुत हानिकारक होता है। अब देश में सेकुलरिज्म का जो ढांचा बोल रहा है तो क्या कीजिएगा। चलिए, भारत के बुरी तरह प्रभावित होने वाले कारण क्या है इसमें, जैसे कि संक्रामक रोगों का अत्यधिक भार है, बहुत ज्यादा हमारे यहां पर वायरल डिजीज होती हैं और उसमें हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं।
एंटीबायोटिक का अति उपयोग एवं दुरुपयोग, बहुत ज्यादा उपयोग हम करते हैं। कमजोर निगरानी, कोई हमारे पास कोई निगरानी नहीं कि आप कितना खा रहे हैं एंटीबायोटिक, कौन सी खा रहे हैं, किस प्रकार की खा रहे हैं, कोई इसका हिसाब किताब नहीं है। डॉक्टर ने पर्चा लिख दिया, आप गए मेडिकल स्टोर में लेके चले आए, खाइए गप गप, क्या कीजिएगा। ठीक है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ स्ट्रक्चर में कमी है अपने आप में। ई कोलाई और कई सारे जो बैक्टीरिया आदि होते हैं प्रजातियों में महत्वपूर्ण दवाओं के प्रति उच्च प्रतिरोध पाया गया, जिसमें वह अंतिम पंक्ति में दवाएं भी बेअसर हो रही हैं अपने आप, यानी इन प्रकार के बैक्टीरिया में दवाओं का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, वो आपकी बॉडी के प्रति, उस डिजीज के प्रति क्या हो गई है, रेजिस्टेंस हो गई है बस। तो ये खतरनाक की स्थिति है, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात के लिए। ठीक है, चलिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है भाई साहब? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसको एएमआर बोलते हैं, केवल मानव स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, एएमआर का प्रभाव हर जगह है। पशु चिकित्सा, एग्रीकल्चर, मिट्टी, जल स्रोत और पर्यावरण और एक्वाकल्चर, फिशरीज आदि में, यानी कि पूरी फूड चेन इसके प्रभाव में है। यही कारण है कि वैज्ञानिक वन हेल्थ अप्रोच पर जोर दे रहे हैं, जिसमें मानव, पशु और पर्यावरण तीनों को एक साथ देखा जाता है। आप लोग जो ये इनऑर्गेनिक जो अपने आप में फर्टिलाइजर्स आदि यूज करते हैं, वो भी अपने आप में खतरनाक और इससे भी चीजें दिक्कत करें हमारे ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, चलिए एनएपी 1.0 था, उसकी क्या उपलब्धियां रही हैं? उसने राष्ट्रीय एएमआर निगरानी नेटवर्क का विस्तार किया, कोविड-19 के दौरान लैब इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि की और पशुपालन क्षेत्र में जो है कोलेस्ट्रीन के ग्रोथ प्रमोटर के रूप में प्रयोग किया गया। एएमआर प्रयोजकता बढ़ी अपने आप में, जो कि हमारा यह फर्स्ट एनएपी 1.0 बनाया गया था। अब उसके बाद एनएपी 2.0 बनाया गया। ठीक है, जानते होंगे आप। हालांकि इसमें एनएपी 1.0 में कई सारी कमियां थी अपने आप में, जिसमें राज्यों का साथ नहीं मिला, अधिकांश राज्यों ने इस एएमआर को लागू ही नहीं किया। ठीक है, तो कई प्रकार की चीजें इसमें दिक्कत कर रही थी। केवल केरल ने अपनी एएमआर नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया और समुदाय में एएमआर दर में थोड़ी गिरावट दर्ज की। ठीक है, एएमआर क्या है अभी मैं आपको यहां पर बता ही रहा था क्या है एएमआर। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये देखो एएमआर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, है ना। चलिए अब जो आपका एएमआर 2.0 जो बनाया गया है, इससे हमें बड़ी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम को मजबूत करना, ठीक है, सर्विलांस को मजबूत करना, मनुष्य, पशु, फूड चेन और पर्यावरण सभी का डेटा एकीकृत करना, सभी राज्यों को निगरानी से नेटवर्क से जोड़ना। तीसरा, वन हेल्थ फ्रेमवर्क का वास्तविक अनुपालन करना। तीनों क्षेत्रों में आपसी सहमति या समन्वित रणनीति बनाना। ठीक है, राज्यों के साथ में सहयोग करना और एंटीबायोटिक के दुरुपयोग पर नियंत्रण करना। ये एनएपी जो हमारे 2.0 बनाई गई है, ये इसके क्या है, उद्देश्यों में से शामिल है। यानी कि अब एनएपी 2.0 से हमें काफी ज्यादा ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब चीजें हमारे फेवर में होंगी, है ना। चलिए अब बताइए आप लोग इसका उत्तर प्रश्न का क्या है। प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र, अच्छा समझ में तो आ रहा है कि क्या बोल रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि सर के ऊपर से जा रहा है। अगर कहीं कोई दिक्कत आपको होगी, आप दिल खोल के आप एक बार मुझे मैसेज कॉल कर लीजिएगा, 8604409201। इट्स माय कॉन्टेक्ट नंबर। आप लोग को कोई कोर्स लेना है, कोई बात करनी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आराम से इस पे व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा, 8604409201। ठीक है ना, इस पे आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बताइए निम्न में से कौन सा क्षेत्र एएमआर से प्रभावित नहीं होता है? तो एग्रीकल्चर, पशु चिकित्सा, अंतरिक्ष विज्ञान, जल एवं पर्यावरण। तो अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि दरअसल एएमआर से आपका कृषि प्रभावित होती है, याद आया? मैंने कहा था जल एवं पर्यावरण भी प्रभावित होता है और पशु चिकित्सा भी प्रभावित होती है। ये अंतरिक्ष विज्ञान इसमें एकदम से उलट है, तो ये नहीं होगा। दैट मीन्स कि सी इज द राइट आंसर। सामान्य आंसर है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपके लिए। ठीक है, चलिए तो सी क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्टली उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है मोदी अल्बनीज बैठक, यानी कि भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य में अभी हाल ही में एक बैठक संपन्न हुई है और भारत ऑस्ट्रेलिया कई सारे समझौतों पर अभी साइन किए गए हैं। यानी कि पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की है। दरअसल यह बैठक G20 शिखर सम्मेलन के इतर हुई, जिसमें दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। आप जानते होंगे कि यह मुलाकात दरअसल ऐसे टाइम पर हुई है जब भारत और ऑस्ट्रेलिया अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी, ठीक है, के 5 वर्ष पूरे कर रहे हैं, जो दोनों देशों के बीच गहरे होते संबंधों का महत्वपूर्ण संकेत है। तो ये 5 साल, ये जो आप कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो देख रहे हैं,
इसके इस कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 5 साल पूरे हो गए और ऐसे समय में बैठक का होना निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया और भारत के मजबूत होते संबंधों यानी कि रिलेशन को और ज्यादा प्रगाढ़ यानी कि और ज्यादा डीप करने का प्रयास है अपने आप पे। ठीक है, चलिए क्या क्या बिंदु इसमें रखे गए हैं आइए देखते हैं। प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत अगर हम रक्षा और सुरक्षा की बात करेंगे तो डिफेंस में और सिक्योरिटी में दोनों ने सहयोग की बात कही है, यानी कि दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग यानी कि डिफेंस हेल्प, ठीक है, बढ़ती गहराई इनके बीच में बढ़ती गहराई पर संतोष व्यक्त किया है। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, मैरीटाइम सिक्योरिटी और नियम आधारित व्यवस्था पर दोनों की समान सोच है। ठीक है, दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास जो भी ये होता है इनके सहयोग को और मजबूत करना, तो यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो जो एक्सरसाइजेज होती हैं उनके माध्यम से दोनों को रिलेशन को मजबूत करना भी इसमें शामिल किया गया है इस बैठक में। व्यापार एवं निवेश यानी कि ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं तो ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट में ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिकल साझेदारी को और गहरा करने का इच्छुक है अपने आप पे कि भैया हम और ज्यादा मजबूत हो। ECTA इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट पहले से लागू है। अगला कदम CECA यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट है, ये जो अगला कदम है अपना। खनन यानी कि माइनिंग, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और सर्विसेज के फील्ड में नए अवसरों पर भी चर्चा हुई, यानी कि इन फील्ड में हम क्या क्या और बेहतर कर सकते हैं इन पर डिस्कस जो है हुआ है अभी हाल ही में। ठीक है ना, चलिए क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के बात हुई है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया लिथियम, कोबाल्ट, निकेल जैसे महत्वपूर्ण मिनरल्स का क्या है एक बड़ा स्रोत है और भारत की EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी निर्माण और रिन्यूएबल एनर्जी नीड में इन धातुओं का, इन मिनरल्स का बहुत बड़ा महत्व है। दोनों देशों सप्लाई चेन को सुरक्षित और इसे बनाने पर सहयोग बढ़ा रहे हैं अपने आप पे। तो ये कई सारे पॉइंट हैं आपके लिए क्या है जरूरी हो जाते हैं। तो ये जो आप मेटल आज देख पा रहे होंगे इन मेटल का बहुत ज्यादा उपयोग इसमें किया जाएगा। ठीक है, चलिए शिक्षा एवं पीपल टू पीपल रिलेशंस यानी कि बड़ी संख्या में भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं। यह द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत स्तंभ है अपने आप पे। और कई सारे चीजों पर उन्होंने बात किया, जैसे एजुकेशन हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, छात्र सुरक्षा संबंधी पहल हो गया, क्लीन एनर्जी और जलवायु सहयोग यानी कि क्लीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन और पर सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत हुई है। दोनों देश इंडो पैसिफिक में जलवायु कार्यवाही पर साझेदारी बढ़ाने पर के भी क्या है अपने आप में पक्षधर हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बताइए, इसी के सामने आपके सामने आ जाएगा प्रश्न, भारत ऑस्ट्रेलिया की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप CSP कितने वर्ष पूरे कर चुकी है अपने आप? 3 साल, 4 साल, 5 साल, फिर 10 साल? बताइए। अभी हमने बताया आपको जस्ट 2 मिनट पहले, क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्टली आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 साल। सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, समुद्री बंदरगाह सुरक्षा में CSIF की भूमिका का विस्तार। ठीक है, तो ये आप टॉपिक इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं कि क्या न्यूज में है। ठीक है, भारत सरकार ने दरअसल देश के 250 से अधिक समुद्री बंदरगाहों यानी कि सी पोर्ट्स की सुरक्षा सिक्योरिटी को मजबूत और यूनिफॉर्म करने के लिए CISF को सिक्योरिटी रेगुलेटर नामित कर दिया है। यानी कि जो हमारे जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो अपने आप में सीमाएं जो होती हैं, जो बंदरगाह आदि होते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए CISF के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया गया है। अब सभी प्रमुख और निजी यानी कि प्राइवेट बंदरगाहों में जो भी हमारे पोर्ट्स आदि होते हैं में सिक्योरिटी का जो नेतृत्व होगा एक सार्वभौमिक, ठीक है, सुरक्षा एजेंसी CISF द्वारा किया जाएगा। यह कदम भारत की कोस्टल सिक्योरिटी में मौजूद बड़े अंतराल को भरने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है अपने आप। यानी कि कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी के लिए अब CISF काम करेगी। ये अभी इंडियन गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है अपने आप पे। ठीक है, तो ये बड़ी पहल है अपने आप में। चलिए, आप जानते होंगे कि हमारा कोस्टल एरिया कितना बड़ा है अपने आप में, है ना, इसीलिए यानी कि अगर हम कोस्टल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो क्यों आखिर चिंता है की बात इसमें है, क्योंकि आप जानते हो कि लगभग 7500 किलोमीटर लंबी हमारी जो है समुद्री तट रेखा है, हमारा सी एरिया है, पूरा कोस्टल एरिया है। 200 से अधिक हमारे पास सी पोर्ट्स है अपने आप में, छोटे बड़े बंदरगाह हैं। कई स्थानों पर सुरक्षा निजी एजेंसियों या स्थानीय पुलिस पर निर्भर है, तो चिंताजनक बात है अपने आप में। 2008 मुंबई हमले के बाद तटीय सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दिया गया। आप जानते होंगे 2008 जो मुंबई हमला हुआ था वो समुद्री रास्ते से ही हुआ था संभवतः, है ना, याद है आपको?
2008 में शायद किसी का जन्म भी ना हुआ आप में से, मैं भी हो सकता है, नहीं वैसे हो गया होगा आप लोगों में से, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2008 में किस क्लास में रहे होंगे, नर्सरी केजी में रहे होंगे, नहीं हम लोग तो बड़े हो गए थे वैसे इस समय। चलिए, अब भी तटीय क्षेत्र में एक समान सुरक्षा आर्किटेक्चर का अभाव रहा है और इसी कमी को अब सीआईएसएफ जो है क्या करेगी, फुलफिल करेगी अपने आप। तो ये सीआईएसएफ जब सिक्योरिटी संभालेगी निश्चित तौर पर हमारे कोस्टल एरियाज के लिए जो है क्या हो जाएगा, एक अच्छी बात होगी। ओके चलिए, क्योंकि समुद्री सुरक्षा अगर मजबूत नहीं है, क्योंकि समुद्री सुरक्षा के मजबूत होने के कई सारे कारण होते हैं। एक तो हमारा ट्रेड, जो मैक्सिमम ट्रेड हमारा होता है वो हमारे कोस्टल एरिया से होता है ना, पोर्ट्स आदि से होता है। दूसरा मतलब कि ट्रेड होने के साथ साथ में जो है जो सिक्योरिटी रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हमले आदि होते हैं वो समुद्री रास्ते से होते हैं या जहां जहां पर खुली सीमाएं हैं पंजाब और अन्य एरिया में वहां से होते हैं। तो ये एक बड़ी बात होती है। नेशनल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है कि हमारी कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी और मजबूत की जाए और इसी के लिए सरकार ने सीआईएसएफ के साथ में समझौता ज्ञापन पर साइन किया, यानी कि सीआईएसएफ के जवान अब इस पूरे कोस्टल एरिया को क्या करेंगे, संभालेंगे। ठीक है ना। चलिए अब बताइए आप लोग प्रश्न। अच्छा, मुख्य निर्णय क्या हुआ है इसमें, एक दो पॉइंट अभी और बच रहा है, चलिए देख लेते हैं। सीआईएसएफ बनेगी सभी प्रमुख बंदरगाहों की सुरक्षा नियंत्रक, यानी कि प्रारंभ में 80 बड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सीआईएसएफ के अंतर्गत आएंगे। शेष लगभग 170 पोर्ट्स को चरणबद्ध तरीके से लाया जाएगा। एक्सेस कंट्रोल, कार्गो स्क्रीनिंग और पोर्ट फ्रंट की पेट्रोलिंग सभी में सीआईएसएफ करेगी, महत्वपूर्ण स्थान रखेगी। अब तक मौजूदा समस्याएं, सुरक्षा व्यवस्था का कोई समान ढांचा नहीं है अपने आप पे, कई जगह निजी सुरक्षा एजेंसियां तैनात, प्रशिक्षण एवं अधिकतम सीमित हैं। स्थानीय पुलिस के पास समुद्री सुरक्षा विशेषता नहीं है अपने आप में, यानी कि जो भी हमारी लोकल पुलिस होती है उनके पास कोई इतना ज्यादा जो है क्या कहते हैं जो है विशेषज्ञता, यानी कि उनके पास कोई खास अनुभव नहीं होता है। तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा बुनियादी ढांचे की कमी है, यानी कि बेसिक जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो नहीं है। तो ये सब चीजों की समस्याएं हैं, इसी के लिए सीआईएसएफ इसको अप करेगी। ठीक है। नया सुरक्षा मॉडल, यानी कि हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल के अंतर्गत कोर सिक्योरिटी ड्यूटीज यानी सीआईएसएफ करेगी अपने आप पे, और कई सारे यहां पॉइंट लिखे गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक प्राथमिकता निगरानी, ये सब चीजें जो है सीआईएसएफ करेगी अपने आप पे। चलिए, सीआईएसएफ के लिए बड़ा विस्तार, प्रत्येक पोर्ट में सुरक्षा के लिए 800 से 1000 सीआईएसएफ कर्मी आवश्यक होंगे। 80 मुख्य बंदरगाहों के लिए यानी कि पोर्ट के लिए कुल आवश्यकता 10,000 नए स्टाफ। सीआईएसएफ ने एमएचए से इस अतिरिक्त बल की स्वीकृति मांग लिया है। नीति का आधार और हालिया विकास, यानी कि 2024 में सीआईएसएफ और डीजी शिपिंग संयुक्त समिति ने पोर्ट सुरक्षा का विस्तृत अध्ययन और एनालिसिस सुधार के सुझाव दिए। 2023 की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस के बाद होम मिनिस्ट्री ने बंदरगाह सुरक्षा के लिए यानी कि सी सिक्योरिटी के लिए मानक निर्देश जारी कर दिए थे। ये एक बड़ी बात थी अपने आप पे। ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ये। फिर उसके बाद से जो है अपने आप में 18 नवंबर को पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने सीआईएसएफ को रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन नामित किया और आईएसपीसी कोड यानी कि इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड के तहत जो है इसको मान्यता मिल गई। तटीय सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भैया भारत के 90% अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आवागमन समुद्री मार्ग से होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, और यहीं से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, समुद्री तस्करी, ड्रग्स, हथियार, मानव तस्करी, आतंकी घुसपैठ का संभावित मार्ग भी यही है अपने आप में। और ब्लू इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा क्या है, एक संसाधन अपने आप में। तो ये सारे पॉइंट्स के देखेंगे तो आप, इसलिए हमारी जो कोस्टल सिक्योरिटी है क्या हो जाएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसी के लिए सीआईएसएफ के साथ में चीजें साइन की गई हैं। चलिए अब बताइए आप लोग क्या प्रश्न का उत्तर मुझे। चलो, भारत सरकार ने समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए किस बल को सिक्योरिटी रेगुलेटर नामित किया है? बीएसएफ को, सीआईएसएफ को, कोस्टल गार्ड्स को और सीआरपीएफ को। कोस्ट गार्ड तो ऑलरेडी रहते हैं, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके अलावा और मजबूत सिक्योरिटी के लिए अभी हाल में किसके साथ में जो है किसको जो है सिक्योरिटी रेगुलेटर नियुक्त किया है? इंडियन गवर्नमेंट ने, गृह मंत्रालय ने। अभी तो हमने बताया बहुत सभी, बी आंसर सीआईएसएफ ने किया है, बस दैट्स इट, हो गया। कितना आसान है बताइए। भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आईआईजीएफ का 5वां संस्करण, 5th एडिशन ऑफ इंडियन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आईजीएफ चर्चाओं में है। क्यों चर्चाओं में है? क्योंकि अभी हाल में भारत इंटरनेशनल फोरम का 5वां संस्करण जो है 27 और 28 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसी के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इस दिन का कार्यक्रम इंडिया हैबिटेट सेंटर, ठीक है, मतलब कि जो
फर्स्ट डे का जो कार्यक्रम होता है, क्योंकि 2 दिन का था ये 27-28 का, तो पहले दिन का कार्यक्रम दरअसल इंडिया हैबिटेट सेंटर में और जो दूसरे दिन का जो प्रोग्राम था वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुआ। इस 2 दिवसीय आयोजन में सरकारी विभागों यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, टेक कंपनियों, सिविल सोसाइटीज संगठनों, यूनिवर्सिटीज और नीति विशेषज्ञों के यानी कि जो भी पॉलिसी स्पेशलिस्ट होते हैं के प्रतिनिधियों ने के शामिल होने की उम्मीद थी इसमें, और जो कि आए। अब चूंकि ये बीत चुका है तो आप देखिए कि हां ऐसे लोग आए इस समिट में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्या इसका उद्देश्य है? भारत के इंटरनेट भविष्य की दिशा को समझना और इंटरनेट गवर्नेंस से जुड़े उन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करना जिन पर विशेष ध्यान क्या है, आवश्यक है, अपने आप में ध्यान दीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट। और थीम और इसका जो उपविषय क्या था, तो इसकी मुख्य थीम थी समावेशी और सतत विकसित भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस को बढ़ावा देना। यानी कि इंटरनेट गवर्नेंस को बढ़ावा देने से जो हमारा समावेशी और सतत विकास है वो क्या हो जाएगा, विकसित होगा अपनी, यानी कि इंक्लूसिव जो हमारी ग्रोथ होगी वो बढ़िया होगी, मजबूत होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 3 उप विषय भी इसके रखे गए थे। कौन कौन से? एक है समावेशी डिजिटल भविष्य, ये इसका उप विषय है। लचीले और सतत विकास है तो डिजिटल अवसंरचना और जनता, पर्यावरण और प्रगति के लिए एआई। ओवरऑल इसकी थीम ये वाली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आईआईजीएफ की प्रकृति और संरचना, तो यह संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का भारतीय अध्याय है अपने आप पे। स्थापना इसकी होती 2021 में। मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म, सरकार, उद्योग, तकनीकी, समुदाय, नागरिक समाज और शिक्षाविदों को समान प्रतिनिधित्व इसमें दिया जाता है। संचालन जो इसका होता है वो 14 सदस्यीय, लेकिन 14 मेंबर इसका करते हैं इसका संचालन, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों के स्पेशलिस्ट जो है शामिल होते हैं, अलग अलग फील्ड के लोग इसमें शामिल होते हैं। तब आईजीएफ जो है अपने फंक्शन को करती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देश के डिजिटल भविष्य को आकार देने के लिए विषयों पर खुली, समावेशी और सहयोगात्मक चर्चा की गई है कि किस प्रकार से हम इंडिया को और डिजिटलाइज कर सकते हैं। मीडिया प्रतिनिधि, हितधारक और आम प्रतिभागियों को नीति निर्माण में भागीदारी का अवसर इसमें दिया जाता है। ठीक, चलिए अब बताइए फिर से प्रश्न, आप इसका उत्तर क्या होगा? सभी के लिए भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 का मुख्य विषय क्या था? सभी के डिजिटल इकोनॉमी, भारत के लिए इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इंटरनेट गवर्नेंस, जो कि मैंने बताया था अभी आपको, भविष्य के लिए सिक्योर साइबर स्पेस, या फिर एआई लेड डिजिटल एक्सपेंशन। क्या होगा इसका एग्जैक्टली आंसर बताइए, सोचिए फिर मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत आसान है बॉस, इतना कोई कठिन है नहीं कि बहुत कठिन है, आप बता सकते हैं इसको। क्या हो जाएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली? इसका तो जाएगा बी वाला, है ना। चलिए, द्विपक्षीय वायु अभ्यास गरुण 25, ये क्या है? बायलैटरल एयर एक्सरसाइज गरुण 25। दरअसल ये फ्रांस और इंडियन जो हमारी जो वायुसेना होती है, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स है, उसके मध्य में ये एक जो है एक्सरसाइज की जाती है। ध्यान रखिएगा, भारत के साथ में जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस होती हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने कई बार आपको बताया है कि इंडिया, अफगानिस्तान, इंडिया, अमेरिका, इसके अलावा अमेरिका के अलावा अलग अलग जो भी कंट्रीज होती हैं, जो पड़ोसी देश की कंट्री, मतलब पड़ोसी देश जो होते हैं, उनके साथ में जो भी एक्सरसाइजेस होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात का आप लोग। चलिए, तो युद्धाभ्यास के दौरान यानी कि इस एक्सरसाइज के दौरान भारतीय एयरफोर्स के सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों ने फ्रांस के बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों के साथ में जटिल कृत्रिम हवाई युद्ध परिदृश्यों में उड़ान भरी, और इस दौरान हवाई हमलों का जबरदस्त अभ्यास किया गया। हवा से हवा यानी कि एयर टू एयर युद्ध, वायु रक्षा और संयुक्त हमला अभियानों पर केंद्रित प्रचालन को अंजाम इसमें दिया गया है। ये एक अच्छी बात है। और वायुसेना का यह अभ्यास जो है अपने आप में फ्रांस में चल रहा है, ठीक है। और इन दोनों देशों का जो ये एक्सरसाइज हो रहा है, इसका क्या मोटो है? इसका मोटो है कि दोनों देशों की एयर फोर्सेस के बीच रणनीतिक समझ, ठीक है, आधुनिक युद्धक तकनीकों के आदान प्रदान और संयुक्त ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ावा देना है। यानी कि दोनों देशों के मध्य में जो भी डिफेंस सेक्टर के जो भी सिक्योरिटी हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, उनको एक दूसरे के प्रति अडॉप्ट करना, और जो साझा जो अगर दोनों लोग मिलकर के अगर कोई ऑपरेशन चलाएं तो उन ऑपरेशंस को कैसे हम उसको लीड करेंगे, इन सारी चीजों के लिए ये एक्सरसाइज की जा रही है। फ्रांस के मोंट-डे मार्सन में भारतीय इंडियन फोर्स 16 नवंबर से लेकर के ये अभ्यास अभी कर रही है। यह अभ्यास 27 नवंबर तक जारी रहेगा, मतलब जारी हो चुका, अब तो निकल जाएगा। आज क्या डेट है? आज डेट आपकी है क्या? 28 तारीख है ना, तो ये कल तक हो चुका है।
और भारतीय वायुसेना की टुकड़ी यहां 10 नवंबर को फ्रांस पहुंची थी अपने यहां पे, तब उसके बाद से फिर युद्ध शुरू हो गया था, मतलब एक्सरसाइज। चलिए अब आप बताइए, आसान सा छोटू सा प्यारा सा प्रश्न है कि गरुड़ 25 संयुक्त अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? अमेरिका, फ्रांस, रूस और जापान। अभी तो जस्ट हमने आपको बताया, कितना आसान सा बाबू जी प्रश्न है। किसके मध्य में ये अभ्यास जो गरुड़ है, गरुड़ 25, ये बेसिकली फ्रांस, इंडिया और फ्रांस के मध्य में हुआ है और हमारे एयरफोर्स के मध्य में। ठीक है, चलिए। सेंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की योजना को अभी हाल ही में मंजूरी दे दी गई है अपने आप पे। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है अपने आप में, ध्यान रखिएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26 नवंबर को 7280 करोड़ रुपए, ये ध्यान रखिएगा, के फाइनेंशियल परिव्यय के साथ में सेंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दे दी है। ये ध्यान रखिएगा, सेंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। कोई जानता है कि ये क्या होता है? बहुत शक्तिशाली चुंबक होता है भाई साहब, मैग्नेट होता है। और क्या होता है, कैसे होता है, अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बता दो, नहीं तो आगे मैं भी आपको बताऊंगा कि इसका क्या, ये क्या होता है, किसका क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, कोई कमेंट करके बता सकता, बताइए क्या होता है ये सेंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट? एनी आइडिया अबाउट दिस? कोई है जानकारी भाई साहब? नहीं होगी, कोई बात नहीं, आइए बताते हैं आपको। पहले कुछ पॉइंट की बात और सुन लेते हैं। अपनी तरह की इस पहली पहल का उद्देश्य भारत में 6000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एकीकृत दुर्लभ पृथ्वी अस्थायी चुंबक आरपीएम जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग को स्थापित करना है, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और भारत ग्लोबल आरपीएम बाजार में यानी में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित होगा अपने आप पे। तो अब इसके पॉइंट को देते हैं कि भाई साहब ये जो आपका एकीकृत दुर्लभ पृथ्वी अस्थायी चुंबक जिसको इंटीग्रेटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट यानी कि आरईपीएम बोलते हैं, ये क्या है? तो ये क्या है, ये ऐसे शक्तिशाली मैग्नेट होते हैं जो रेयर अर्थ मेटल से बने होते हैं। ये आज की आधुनिक तकनीकों में सबसे मजबूत और टिकाऊ यानी कि सस्टेनेबल अपने आप सस्टेन कर पाने वाले क्या हैं, ये मैग्नेट हैं। इसमें एकीकृत आरपीएम का मतलब क्या हो जाएगा? तो इन चुंबकों का निर्माण कच्चे पदार्थों यानी कि रेयर अर्थ ऑक्साइड से लेकर अंतिम मैग्नेट तैयार होने तक पूरी प्रक्रिया एक ही सिस्टम प्लांट में की जाती है, अपने आप एकीकृत है, अपने आप एक ही प्रक्रिया के तहत। ये ध्यान रखिएगा पॉइंट बस, ठीक। और ये जो आरईपीएम है यह स्थायी चुंबकों के सबसे मजबूत प्रकारों में से एक है और इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यह योजना एकीकृत आरईपीएम विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं के निर्माण में सहायता करेगी अपने आप। तो ये एक अच्छी बात है ना। वर्तमान में भारत की आरपीएम की मांग मुख्यतः आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। अब हम इसमें अगर आत्मनिर्भर हो गए तो चीजें अच्छी हो जाएंगी, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा, औद्योगिक अनुप्रयोगों और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की तेजी से बढ़ती मांग के कारण भारत में आरपीएम जो है इसकी खपत 2025 से बढ़कर के 2030 तक दोगुनी हो जाने की संभावना है। और अगर आरपीएम की मांग इतनी हो रही है तो उसके जरूरी हो जाता है कि हम इसमें आत्मनिर्भर हो जाएं। और इसी के लिए सरकार ने जो है क्या किया है, इस प्रकार की चीजों को बढ़ाने के लिए एक प्रकार की योजना की मंजूरी दे दी है। इसी के लिए कि हम इसमें आत्मनिर्भर हो सकें, हम जो है आयात ना करें इस प्रकार के मैग्नेट का, ठीक है, क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत सारे फील्ड में किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ में ये क्या करेगा, भारत अपनी पहली एकीकृत एआरपीएम विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करेगा, रोजगार पैदा करेगा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा और 2070 तक नेट जीरो हासिल करने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाएगा। 2070 तक नेट जीरो यानी कि जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा गया इंडिया ने। चलिए अब आप बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए योजना का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है, अभी हमने आपको बताया था। ध्यान रखिएगा, इस पर आपके अलग से शॉर्ट नोट्स आ सकता है। सेंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, ए भैया बीयू वाले खंड शिक्षा अधिकारी वाले बच्चों इसको नोट कर लेना, बीओ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी पीसीएस में भी शॉर्ट फॉर्म में, यूपीएससी में आपके और बाकी अदर एग्जाम में आपके प्रश्न पूछ सकता है। ये तो कितना पैसा इसके लिए अभी जो दिया गया है, आई थिंक 7280 करोड़ रुपए शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। सी होना चाहिए शायद आंसर इसका, है ना, देखते हैं। बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। चलिए अब आपके सामने एक प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है।
तुरंत आप इसका उत्तर मुझे बताइएगा। बहुत आसान सा, प्यारा सा, क्यूट सा, स्वीट सा, लवली सा प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में मानसूनी जलवायु की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय कृषि एवं अर्थव्यवस्था पर मानसून के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, 200 शब्दों में आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं और लिख करके आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए कल हमने प्रश्न पूछा था कि गांधी और नेहरू के मध्य में क्या विवाद था। विवाद गांधी और नेहरू के मध्य में कई सारे मुद्दों पर था। देश को कुटीर उद्योगों के विकास के लिए, साइंस में आगे ले जाने के लिए कई सारे बातों पर मतभेद था। हालांकि बावजूद इसके दोनों लोग देश का विकास चाहते थे, अलग अलग रूप में विकास चाहते थे। क्या कुछ मतभेद थे, ध्यान रखना, गांधी और अंबेडकर के बीच में जो मतभेद थे उस पर भी प्रश्न आता है, और गांधी और नेहरू के विचारों में कहां कहां पर मतभेद था, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो आइए एक बार जरा फटाफट हम लोग मॉडल आंसर को देख लेते हैं। इसको आप लोग लिखिएगा, आज इसको लिखिएगा, कहां गया, इसको लिखिएगा, कल हम इसका मॉडल आंसर आपको दे देंगे। जैसे कल इस पर हमने प्रश्न आपको दिया था। तो आर्थिक विचारधारा पर मतभेद था। क्या था, गांधी का दृष्टिकोण था कि गांव केंद्रित विकास हो अपने आप में, पंचायती राज की संकल्पना इसी के लिए आई, इसलिए आप जानते होंगे। कुटीर उद्योग और चरखा हस्तशिल्प पर जोर दिया जाए, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जाए, और बड़े उद्योग पर संदेह था। किसको, गांधी जी को। उपभोक्तावाद का विरोध किया गया था, ये गांधी की थॉट थी। अब इसी पर नेहरू का दृष्टिकोण क्या था, तेज औद्योगिकरण यानी कि फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, भारी उद्योगों का, वैज्ञानिक तकनीक का समर्थन, समाजवाद और नियोजित अर्थव्यवस्था हो, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया जाए। सार क्या निकला इस पूरे पॉइंट का कि गांधी ग्रामीण अर्थव्यवस्था चाहते थे, जबकि नेहरू आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था चाहते थे। ठीक है, विकास दोनों चाहते थे लेकिन अलग अलग रूपों में चाहते थे। अब देखो दूसरे पॉइंट पर, राजनीति और राज्य की भूमिका पर मतभेद था। तो गांधी क्या चाहते थे, राज्य को न्यूनतम भूमिका देना चाहते थे। नैतिक राजनीति, सत्य अहिंसा पर जोर था उनका, सत्ता से दूरी इंपॉर्टेंट थी, ग्राम स्वराज पर भी उनका विशेष बल था। जबकि इसी बात पर नेहरू का कॉन्सेप्ट क्या था, मजबूत केंद्रीय राज्य। दूसरा, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती अपने आप में। ठीक है, तीसरा, सक्रिय राजनीति और शासन का महत्व, आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा। जबकि इस पॉइंट पर राजनीति और राज्य की भूमिका पर अगर हम सार निकालें, इसका कंक्लूजन निकालें, तो गांधी नैतिक और विकेंद्रीकृत राजनीति चाहते थे, जबकि नेहरू आधुनिक शक्तिशाली राज्य चाहते थे। तीसरा पॉइंट, आधुनिक सभ्यता और विज्ञान पर अगर मतभेद था दोनों के बीच में, गांधी चाहते थे इस पॉइंट पर, क्या चाहते थे कि आधुनिक सभ्यता को अनैतिक मानते थे अपने आप, यानी कि जो हम मॉडरेट हो रहे थे उसको वो अनएथिकल मानते थे। सीमित मशीन का उपयोग चाहते थे, जीवन को सरल रखने पर जोर देते थे। नेहरू क्या था, नेहरू का क्या मतभेद था, मतलब नेहरू का क्या मत था इस पे, नेहरू का मत था साइंस, टेक्नोलॉजी और मशीन को राष्ट्र निर्माण का आधार मानते थे। वो आधुनिक प्रगति और वैज्ञानिक सोच के समर्थक थे। तो इस पॉइंट पर अगर दोनों का देखा जाए, क्या पॉइंट था, क्या कंक्लूजन निकलेगा, तो गांधी आधुनिकता को खतरा मानते थे और नेहरू उसे राष्ट्रीय विकास का साधन मानते। तो ये दोनों के मध्य में अलग अलग पॉइंट पे क्या था, मतभेद था। सामाजिक परिवर्तन का तरीका अगर बात करें तो सामाजिक परिवर्तन में गांधी नैतिक सुधार और आत्मशुद्धि चाहते थे, धर्म और अध्यात्म के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन चाहते थे, वर्ग सामंजस्य चाहते थे। नेहरू का क्या काम था, इस टॉपिक पर क्या राय थी इनकी, नेहरू की राय थी कि तर्क विज्ञान और कानून आधारित सुधार हो, राज्य समर्थित सामाजिक परिवर्तन हो, वर्ग संघर्ष एवं समाजवादी सुधारों के प्रभाव में हो। क्या निकला इस पॉइंट का कंक्लूजन, तो गांधी समाज में नैतिक जागरण चाहते थे, नेहरू कानून और नीति आधारित परिवर्तन चाहते थे। बताइए कितना कितना मान्य इसमें डिफरेंस दिखाई देता है। स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति की अगर बात करें तो गांधी अहिंसा और सत्याग्रह चाहते थे, जन आंदोलन चाहते थे, त्याग और संयम चाहते थे, जबकि नेहरू अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फांसीवाद, उपनिवेशवाद के खिलाफ समर्थन था इनका, वैज्ञानिक, संगठनात्मक और राजनीतिक रणनीति थी इनकी, और समाजवादी आंदोलन से प्रभावित थे अपने आप में। सार क्या निकला इस पॉइंट का, सार निकला कि गांधी जन अहिंसक आंदोलन, जबकि नेहरू राजनीतिक वैचारिक संघर्ष पर जोर देते थे। भारत के भविष्य की संकल्पना की अगर बात करें तो गांधी रामराज की संकल्पना चाहते थे, यानी कि रामराज के अंतर्गत नैतिक, सरल और आत्मनिर्भर भारत की बात करते थे। गांधी की स्वायत्ता अलग प्रकार की थी, सीमित औद्योगिकरण था। रामराज पर आपके एग्जाम में खूब प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। जबकि नेहरू आधुनिक और औद्योगिक वैज्ञानिक भारत चाहते थे, मजबूत केंद्र, बड़े उद्योग और नियोजित विकास चाहते थे। इस पॉइंट का अगर सार देखेंगे तो क्या निकलेगा कि गांधी का भारत ग्रामीण और नैतिक था, नेहरू का भारत आधुनिक और औद्योगिक था। बहुत अच्छा पॉइंट है। अच्छा, इसी पॉइंट पे प्रश्न आपके आ जाएगा, इसी प्रश्न ये प्रश्न बन जाएगा कि इस कथन को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो अगर ये पॉइंट आ जाएगा तो आप सारे पॉइंट इन्हीं करके एक एक करके आप जो है इनको एलिमिनेट कर दीजिएगा अलग अलग प्रकार से, ठीक है। तो बस ये हो गया आपका जो है
पॉइंट। हालांकि इन मतभेदों के बावजूद दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया, स्वतंत्रता आंदोलन को एक साथ आगे बढ़ाया, एक दूसरे की विचारधारा को संतुलित किया और भारत की आजादी और राष्ट्र निर्माण में मिलकर के योगदान दिया। तो ये गांधी और नेहरू में मतभेद था, बावजूद इसके दोनों में समानता भी थी अपने आप पे, दोनों लोग राष्ट्र निर्माण करना चाहते थे। तो ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो। बाकी यूपीपीसीएस 2026 का हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जिसमें आप लोग सारे की पॉइंट्स को एक एक करके पढ़ लीजिएगा। इसमें प्री प्लस मेंस और बाकी सभी चीजें कराई जाएंगी और एक बहुत बेहतर रणनीति के साथ आपको पीसी की तैयारी कराई जाएगी। इस तैयारी के साथ में आप आरोग्य की तैयारी, बीओ आदि तैयारी ऑलरेडी आपकी हो जाएगी। इसके लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8660440920 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का वीडियो। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।